हेलो एवरीवन, सी हरविंदर सिंह दिस साइड। आज से हम सी फाइनल पेपर नंबर 4 डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन का रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डबल टैक्सेशन रिलीफ। तो सबसे पहले हम अपना रिवीजन पैटर्न समझेंगे। तो हमारा रिवीजन पैटर्न ऐसे रहेगा, सबसे पहले हम हर एक चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट के बाद हम एक जो हमारी एलडीआर सीरीज आती है, जैसे साहिल सर प्रिपेयर करते हैं, तो उससे हम क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि हमारी एलडीआर सीरीज से काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन जो हम कवर करने वाले हैं एलडीआर अपनी रिवीजन सीरीज में, वो हम एलडीआर से करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम एलडीआर क्वेश्चन बैंक से हम क्वेश्चन करेंगे। तो हम सबसे पहले टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो डबल टैक्सेशन रिलीफ, जिसकी एग्जाम में बेटे अराउंड 6 to 8 मार्क्स की होती है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी ईजी चैप्टर है। बट इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी आते हैं, जिससे हम अगर उनको कंसीडर नहीं करें और क्वेश्चन पढ़ने में गलती करते हैं तो हमारे मार्क्स कहीं ना कहीं लूज हो जाते हैं और हमें मार्क्स एग्जाम में जितने मिलने चाहिए उतने मार्क्स नहीं आते हैं। तो हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी से समझते हैं, उसके बाद हम इसको आगे जाके हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिकली करेंगे। जो स्पेशल पॉइंट होंगे उनको भी हम क्वेश्चंस में कवर करेंगे और हाईलाइट भी करते जाएंगे। सबसे पहले हम डबल टैक्सेशन का मतलब समझते हैं। डबल टैक्सेशन का मतलब होता है जब सेम इनकम किसी के हाथ में 2 बार टैक्स होती है तो उसे हम डबल टैक्सेशन बोलते हैं। सर ये डबल टैक्सेशन होता कैसे है? डबल टैक्सेशन 2 बेसिस पे होता है। एक होता है सोर्स रूल और दूसरा होता है रेजिडेंस रूल। सोर्स रूल क्या बोलता है? सोर्स रूल बोलता है कि एसएससी के हाथ में एक इनकम वहाँ टैक्स होगी जहाँ से वो इनकम उसने कमाई हो, चाहे वो एसएससी रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। रेजिडेंट रूल क्या बोलता है? एसएससी ने इनकम कहीं से भी कमाई हो, लेकिन एसएससी उस पर टैक्स पे करेगा जहाँ पे वो रेजिडेंट होगा। फिर होता है टाइप ऑफ डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन कितने तरीके होते हैं? डबल टैक्सेशन 2 तरीके होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, दूसरा होता है जुडिकल डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन होता क्या है? इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन होता है जब एक इनकम पे 2 अलग अलग पर्सन टैक्स पे करते हैं, उसे हम इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर एक्स इंडिया के हैं, उनने एक फॉरेन कंपनी है उसमें एक इन्वेस्टमेंट की एज ए शेयर होल्डर। तो वहाँ के रूल के अकॉर्डिंग उस फॉरेन कंपनी ने एक डिविडेंड पे किया, तो उस डिविडेंड पे फॉरेन कंपनी ने एक डीडीटी पे कर दिया और वो सेम इनकम इंडिया में आई, तो मिस्टर एक्स ने उस पर इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग उसने टैक्स पे किया। तो सेम एक ऐसे क्या सेम इनकम है, बट उसमें 2 पर्सन ने टैक्स पे किया, एक फॉरेन कंपनी ने और एक मिस्टर एक्स ने। अब वो समझेंगे जुडिकल डबल टैक्सेशन। जुडिकल डबल टैक्सेशन होता है जब एक इनकम एक पर्सन की 2 कंट्री में टैक्स होती है, तो उसे हम जुडिकल डबल टैक्सेशन बोलते हैं। जो जुडिकल डबल टैक्सेशन होता है वो सोर्स रूल और रेजिडेंस रूल के अकॉर्डिंग होता है। फिर हम समझेंगे टाइप ऑफ रिलीफ। रिलीफ कितने तरीके की होती है? रिलीफ 2 तरीके की होती है। एक होती है बायलेटरल रिलीफ और दूसरी होती है यूनिलैटरल रिलीफ। सबसे पहले हम बायलेटरल रिलीफ को समझेंगे। बायलेटरल रिलीफ होता है समझौता, जो 2 कंट्री के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उसमें हम एग्रीमेंट का पर्पज़ होता है कि हम कैसे डबल टैक्सेशन को अवॉइड कर सकें, कि एसएससी पे टैक्स की ज़्यादा मान ना पड़े। अगर उसमें डबल टैक्सेशन होता है तो उसको अवॉइड करने के हम कुछ मेंशन कर देते हैं कि उसको अवॉइड हम कैसे करेंगे। दूसरा होता है यूनिलैटरल रिलीफ। इसमें यूनिलैटरल रिलीफ का मतलब होता है कि इसमें टैक्स दोनों कंट्री में होता है, बट जो रेजिडेंट कंट्री होती है वो उसको उसका क्रेडिट देती है जो उसने सोर्स कंट्री में टैक्स पे किया होता है। जो बायलैटरल रिलीफ होती है उसमें जो एग्रीमेंट बनता है उसको हम DTAA बोलते हैं, टैक्स ट्रीटी बोलते हैं और टैक्स कन्वेंशन भी बोलते हैं। लेकिन यूनिलैटरल रिलीफ में को ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। बायलैटरल रिलीफ को हम सेक्शन 90 में कवर करते हैं और यूनिलैटरल रिलीफ को हम सेक्शन 91 में कवर करते हैं। सबसे पहले हम बायलैटरल रिलीफ को समझते हैं। बायलैटरल रिलीफ में सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरी कंट्री के साथ, फॉरेन कंट्री के साथ और स्पेसिफाइड टेरिटरी के साथ एक एग्रीमेंट एंटर करती है। तो वो एग्रीमेंट जो एंटर करती है उसके कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ होते हैं। जैसे कुछ पर्पज़ हम लेते हैं, जैसे होता है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। जब सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरी कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट एंटर करेगी तो उसका एक पर्पज़ मेंशन हो जाता है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब जब एक कंट्री को दूसरे कंट्री से एससीसी के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो वो दूसरी कंट्री से वो इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, और दूसरी कंट्री को जब इन्फॉर्मेशन दी तो अगर इंडियन गवर्नमेंट दूसरी कंट्री को वो इन्फॉर्मेशन देगी, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन करेंगे। इसमें आता है अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, और दोनों मिलके कुछ ऐसा एग्रीमेंट करेंगे जिससे डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जा सकता है। और थर्ड जो पर्पज़ होता है रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स। मान लो इंडिया का एसएससी है, उसने फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी
गलत तरीके से कर रखी है। तो इंडियन गवर्नमेंट उससे टैक्स रिकवर करने के लिए फॉरेन कंट्री को अप्रोच करेगी और फॉरेन कंट्री उसकी प्रॉपर्टी से जैसे भी रिकवरी होगी टैक्स की वो इंडियन गवर्नमेंट को पहुंचा देगी, उसको दे देगी। वो इंडियन गवर्नमेंट कलेक्ट करके फॉरेन कंट्री उसको इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स दे देगी। फिर आता है प्रोविजन ऑफ, अगर एक प्रोविजन ऑफ DTAA और इनकम टैक्स में कुछ लड़ाई हो जाती है तो यहाँ पे DTAA के प्रोविजन ओवरराइड कर जाएंगे इनकम टैक्स को, जहाँ तक वो उसको बेनिफिशियल होंगे। लेकिन ऐसा गार के प्रोविजन में नहीं होगा। गार के प्रोविजन SSC पे एज इट इज़ अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन एक प्रोविजो होता है कि इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी बेनिफिशियल प्रोविजन का बेनिफिट नहीं ले पाएगी। उस पर जो 40% की रेट चार्ज होती है उसको उस रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। अब आते हैं कुछ टर्म्स डिफाइन है DTA में, कुछ टर्म्स यूज हुए हैं DTA में, तो उसका मीनिंग क्या लेंगे। तो उस DTA में अगर कुछ टर्म्स यूज हुए हैं तो उसका मीनिंग हम अगर DTA में खुद दे रखा है तो उसका वो मीनिंग ले लेंगे। अगर वो DTAA में मीनिंग उसका नहीं दे रखा है और इनकम टैक्स में उसका मीनिंग दे रखा है तो हम इनकम टैक्स से उसका मीनिंग ले लेंगे। एक केस ये भी आ सकता है कि ना इधर उसका डेफिनेशन इनकम टैक्स में है और ना DTAA में है, तो उसका ऐसे केसों में सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन निकालती है जिसका मीनिंग हम नोटिफिकेशन से ले लेंगे। अब आता है कि अगर एक नॉन रेजिडेंट को रिलीफ क्लेम करनी है DTAA की तो वो कैसे करेगा। तो उसको नॉन रेजिडेंट को ना गवर्नमेंट को एक TRC फाइल करनी पड़ेगी, उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। अब बच्चे बोलेंगे सर ये इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत क्या है, तो क्या इसके बिना रिलीफ नहीं मिलेगी। नहीं, इंडियन गवर्नमेंट उसको कोई रिलीफ नहीं देगी, क्योंकि ऐसे में तो कोई भी SSC आएगा और बोलेगा मैं आपका जिसके कंट्री के साथ कोई आपका DTAA है ना, मैं वहाँ का रेजिडेंट हूँ। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना रखे हैं कि जिसको भी रिलीफ क्लेम करनी है अंडर DTAA तो उसको TRC फाइल करने के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन और देनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन क्या होगी, जैसे स्टेटस बताना पड़ेगा SSC को, उसको अपना टिन नंबर देना पड़ेगा, उसको अपनी नेशनलिटी बतानी पड़ेगी और उसको PDF ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस बताना पड़ेगा, और लास्ट वन उसको एड्रेस भी देना पड़ेगा जो आउटसाइड इंडिया का उसका एड्रेस होगा। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके TRC में इंक्लूड हैं तो SSC को अलग से इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजिकल रिलीफ ग्रांट करने के दो मेथड होता है, एक होता है एग्जम्पशन मेथड और दूसरा होता है टैक्स क्रेडिट मेथड। एग्जम्पशन मेथड में क्या होता है, दोनों कंट्रियों के बीच में एक स्पेसिफाई हो जाता है कि पर्टिकुलर इनकम को कौन टैक्स करेगा, तो एक ही कंट्री उस इनकम को टैक्स करती है। और दूसरा होता है टैक्स क्रेडिट मेथड। इसमें क्या होता है, दोनों कंट्री इसमें टैक्स चार्ज करती है इनकम पे, बट रेजिडेंट जो कंट्री होती है उसको टैक्स क्रेडिट देती है जो उसने सोर्स कंट्री में टैक्स पे किया होता है। फिर आता है जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है यूनिटरी रिलीफ सेक्शन 91। अगर किसी SSC को यूनिटरी रिलीफ क्लेम करनी है तो उसको ना ये सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन सबसे पहली होती है SSC को इंडिया का रेजिडेंट होना पड़ेगा जिस साल वो रिलीफ क्लेम करेगा। दूसरी कंडीशन होती है उसको फॉरेन से कोई इनकम एक्वायराइज होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन होती है जो इनकम उसको फॉरेन कंट्री से आ रही है वो ऐसी इनकम उसको इंडिया में एक्वायराइज नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है कि वो टैक्स जो इनकम उसको फॉरेन में हो रही है उस फॉरेन इनकम पे उसको टैक्स वो इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए। और फिर आती है एक कंडीशन और कि उस कंट्री में जो टैक्सेबल इनकम थी उस पर उसको टैक्स पे भी करना पड़ेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आपके क्वेश्चन में हमेशा दे रखी होगी कि उस कंट्री के साथ इंडिया का कोई DTAA का एग्रीमेंट नहीं होगा। अब हम इसको कंप्यूट कैसे करेंगे, हम रिलीफ कैसे कंप्यूट करेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मली जैसे जो इनकम इंडिया में जो टैक्स निकालते हैं टोटल उसी तरह से सारी चीज़ें करेंगे। सबसे पहले हम इंडियन इनकम ले लेंगे, फिर फॉरेन इनकम ले लेंगे, तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। और फिर हम इसमें से लेस कर देंगे चैप्टर 6A की डिडक्शन और ये हमारी टोटल इनकम आ जाएगी। लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें हेड वाइज इनकम दे रखी होती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी, PGPP की इनकम होगी, कैपिटल गेन भी हो सकता है और भी अदर सोर्स की इनकम होगी। तो हमें ना हेड वाइज इनकम कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद हम उसमें से डिडक्शन और फिर टोटल इनकम निकालेंगे। अब टोटल इनकम निकालने के बाद हम उस पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जो भी टैक्स रेट होगा, अगर सरचार्ज है तो सरचार्ज उस पर लगाएंगे और सेस लगाने के बाद हम उस पर टैक्स निकाल देंगे। फिर उसमें से हम रिलीफ 91 की लेस कर देंगे।
और अब रिलीफ 91 की कैसे लेस करेंगे, तो सबसे पहले रिलीफ निकालनी पड़ेगी उसके लिए। तो रिलीफ कैसे निकालेंगे, तो रिलीफ निकालने का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू टैक्स इनकम और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लॉर ऑफ इंडियन रेट और फॉरेन रेट। अब सबसे पहले डब्ल्यू टैक्स इनकम क्या है, डब्ल्यू टैक्स इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जिस पे दोनों कंट्री पे टैक्स लगा, जिस इनकम पे दोनों कंट्री ने टैक्स लगाया है उसे हम डब्ल्यू टैक्स इनकम बोलेंगे। लेकिन उस इनकम में से हम डिडक्शन एंड लॉस सेट ऑफ जो होंगे वो उसको हटा देंगे। इंडियन रेट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जितना भी टैक्स पे किया इंडिया में, टोटल टैक्स जितना भी टैक्स चार्ज हो रहा है इंडिया में वो, और डिवाइड बाई टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो जाएगा इंडियन रेट। और फॉरेन रेट क्या होगा, टोटल टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्री, जितना उसने फॉरेन कंट्री में टैक्स पे किया और जितनी टोटल इनकम हुई फॉरेन कंट्री से मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारा फॉरेन रेट निकल के आएगा। अब इसमें हम जब क्वेश्चन करें ना, हमें कुछ चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखना है, और जैसे हमें कुछ डिडक्शन को भी काफ़ी ध्यान से पढ़ना है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कितनी डिडक्शन है, तभी हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। अब ये सारी डिडक्शन यहाँ तो पढ़ेंगे, केवल रिलेवेंट जो क्वेश्चंस में यूज होती हैं वो डिडक्शन को हम यहाँ कवर करेंगे, और बाकी डिडक्शन के लिए हम पूरा एक चैप्टर जो डिडक्शन का चैप्टर है वो कवर करेंगे, वहाँ पे हम सारी डिडक्शन को पढ़ेंगे। तो अभी हम रिलेवेंट जो इस चैप्टर में यूज़ होती हैं उतनी डिडक्शन को कंसिडर करेंगे, जैसे 80C डिडक्शन पढ़ेंगे, 80D डिडक्शन पढ़ेंगे, 80 डिडक्शन पढ़ेंगे, 80T QQB रॉयल्टी, 80T RRB, 80 TTA जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग होता है, 80 TTB सीनियर सिटीजन को जो इंटरेस्ट सेविंग पे मिलता है, इंटरेस्ट जो मिलता है उस पर 50,000 की डिडक्शन होती है, 80 CCC, 80CCC मतलब जो पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट होती है उसकी डिडक्शन। अब एक और इसमें पॉइंट आता है जो क्वेश्चन में मेंशन होता है कि अगर एक कंट्री में एक से ज़्यादा टैक्स रेट दे रखे हों तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो अगर जैसे इनकम दे रखी है कि एक, इसको मान लेते हैं 10,000 टैक्स रेट लगा और उसकी 1 लाख इनकम थी, और एक कैपिटल गेन मान लेते हैं उसको 30,000 का टैक्स लगा, उसकी इनकम थी वो 3 लाख थी, तो टोटल हमारा जो टैक्स लगा वो 40,000 का लगा और हमारी 4 लाख की इनकम थी। तो हम अगर इसको एवरेज करेंगे तो हमारे टोटल जो टैक्स एवरेज टैक्स रेट निकलेगा वो हमारा 10% का होगा। तो एक हम सिंगल रेट में कन्वर्ट कर लेंगे उसको। फिर आता है अगर एक से ज़्यादा कंट्री से हमें इनकम होती है तो हम उसकी रिलीफ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले सबकी डब्ल्यू टैक्स इनकम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका जो टैक्स रेट निकालेंगे वो भी अलग अलग निकालेंगे, और फिर हम उसको डब्ल्यू टैक्स इनकम को जो इंडियन रेट होगा और जो फॉरेन रेट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जो रिलीफ निकलेगी हर एक कंट्री की उसको हम क्लब करके और जो टैक्स इंडिया वाला टैक्स आ गया उसमें से करके नेट टैक्स पेबल निकाल देंगे। फिर एक और इसमें एक काफ़ी क्वेश्चन जो आता है जिसको शायद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में आ गया तो कहीं ना कहीं अब गलत होने के चांसेस काफ़ी होते हैं, कि कभी जो हमें जो फॉरेन इनकम मिलती है ना तो उसको हम उसके साथ रेट दिया रहता है, तो वो हमें कौन सा रेट यूज़ करना है। तो फॉरेन करेंसी में जो इनकम रेट मिलेगी हम उसको एक्सचेंज रेट किस रेट का लेंगे। तो हमें एक्सचेंज रेट क्या लेना है, हमें लेना है टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र बाइंग रेट। कब का लेना है, वो लेना है SBI का, वो लेना है, और स्पेसिफाइड डेट का। अब स्पेसिफाइड डेट क्या है, हम ये रूल 115 कवर कर रहे हैं। तो स्पेसिफाइड डेट क्या होगी, तो अगर हमें इनकम होगी सैलरी से, इनकम होगी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी से, इनकम होगी डिविडेंड से, इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट इंगेज इन शिपिंग बिजनेस से, और कैपिटल गेन से, अगर इस तरीके की इनकम है तो हम जो लास्ट डे ऑफ द मंथ इमीडिएट प्रीसीडिंग द मंथ इन विच ये सारी इनकम मिलेंगी उस डे का हम रेट ले लेंगे जो हमारा स्पेसिफाइड डेट होगी। अब हमारी स्पेसिफाइड डेट एक एग्जांपल समझते हैं। अगर ये सारी इनकम हमें 1/4/2023 को मिली तो हमारा जो रेट होगा इस कब का होगा, वो रेट होगा हमारा 31/3/2023 का, लास्ट डे ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ, मतलब 1/4/2023 इसके जो प्रीवियस मंथ है वो है मार्च, उसकी लास्ट डेट क्या है 31 मार्च, तो उस दिन का हम रेट ले लेंगे। अब हम अदर में जाते हैं। अब इसके अलावा हमारे जैसे अब इसमें अदर जैसे हाउस प्रॉपर्टी इनकम हुई, PGBP अदर देन शिपिंग बिजनेस वाली इनकम हुई, और अदर इनकम हुई, तो उस डेट में हम क्या लेंगे, तो उस डेट में लेंगे लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ द SSC। तो जैसे अब इसमें समझते हैं, अगर 1/4 को ये सारी इनकम हुई 1/4/2022 को, इसका प्रीवियस ईयर कब खत्म हो रहा है 31/3/2022, तो 31/3/2022 को जो रेट होगा हम वो रेट यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। अब हम अब हमारी जो आगे भी अब जो आगे हमारा लेक्चर आएगा वो क्वेश्चन भी, उसमें हम क्वेश्चन भी कवर करेंगे और बाकी भी हम सारे रिवीजन लेक्चर लेके आएंगे। तो आप बने रहिएगा रिवीजन सीरीज के साथ, और आपको सारे कॉन्सेप्ट
अच्छी तरह से कवर किए जाएंगे और उसके बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं हम उनको भी कवर करेंगे। थैंक यू ऑल, थैंक यू।